हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आप सबों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश को कल खत्म किया और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को किया है दोस्त। तो जो भी दोस्त अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्रम वाइज समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें पहला वंश कौन सा है? चेदी वंश। तो चेदी वंश को कलिंग का महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। जो कलिंग चेदी वंश है, इसका उदय मौर्य वंश के अंत के बाद हुआ। चेदी वंश का उदय कब हुआ या महामेघवाहन वंश का उदय कब हुआ? तो मौर्य वंश के अंत के बाद। इनका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत दोनों में मिलता है। महाजनपद काल में भी एक चेदी महाजनपद था। महाजनपद काल में भी एक चेदी महाजनपद था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि जो चेदी महाजनपद था उसका राजधानी क्या था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो चेदी महाजनपद था उसका राजधानी क्या था। अगर हम लोग आगे देखें, जो चेदी महाजनपद था उसका सबसे शक्तिशाली कौन राजा हुआ? खारवेल। कौन हुआ दोस्त? खारवेल। याद रखिएगा, जो खारवेल है वही हंती गुफा अभिलेख का भी निर्माण करवाया था। खारवेल हंती गुफा अभिलेख का भी निर्माण करवाया था। इसी गुफा में यह साक्ष्य मिला है कि जो खारवेल था वो मगध के शासकों को भी हरवाया और उनसे शीतलनाथ की मूर्ति को वापस लेके आया था। इन चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जो हंती गुफा अभिलेख है इसी में सबसे पहले भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया गया है। भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का उपयोग किस अभिलेख में किया गया है? तो याद रखिएगा, हंथी गुफा अभिलेख में। अगर हम लोग बात करें, जो खारवेल था चेदी वंश का शासक, ये जैन धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था। ये क्या करता है? जैन मुनियों के लिए उदयगिरी में और खंडगिरी में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण करवाता है। लगभग 1700, लगभग कितना सौ गुफाओं का निर्माण करवाया था दोस्त? 1700। याद रखिएगा, चेदी वंश से सिर्फ सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो किससे पूछा गया है? खारवेल से। किससे पूछा गया है दोस्त? खारवेल से। याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो वंश है वो है हम लोग का कौन सा? इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश है दोस्त? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का समय अवधि कब से कब तक है? 225 से 340 ईस्वी तक। मैं चेदी वंश का समय अवधि क्यों नहीं लिखवाया हूँ? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या पूछा जाता है? खारवेल के बारे में। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए, ये जो इक्ष्वाकु वंश वाले लोग हैं ये लोग अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, क्योंकि जो राम भगवान थे वो भी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता सागर, ऐसे और भी बहुत सारे राजा हुए दोस्त। याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो इक्ष्वाकु वंश वाला लोग है अपने आप को किस वंश का वंशज मानता है? तो राम भगवान का वंशज मानता है। यह वंश मुख्यतः दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। इनको हम लोग आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी का इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। विजयपुरी का इक्ष्वाकु वंश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विजयपुरी इन लोगों का क्या है? राजधानी है। इसका दूसरा नाम भी था विजयपुरी का, नागा अर्जुन कोंडा। विजयपुरी का दूसरा नाम क्या था दोस्त? तो नागा अर्जुन कोंडा। याद रखिएगा। तो विजयपुरी या नागार्जुन कोंडा क्या है? तो इक्ष्वाकु वंश का राजधानी। संस्थापक कौन है इसके? तो श्री शांतमूल। श्री शांतमूल कौन है? श्री शांतमूल। याद रखिएगा। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन है? श्री शांतमूल। और जो इक्ष्वाकु वंश है इसको पुराण में क्या कहा गया है? तो श्री पर्वतीय। क्या कहा गया है दोस्तों? श्री पर्वतीय। याद रखिएगा। और जो इस धर्म के लोग हैं वो लोग क्या मानते हैं? तो जो पुरुष है वो लोग ज्यादा ब्राह्मण धर्म को मानते हैं और जो महिला हैं वो लोग बौद्ध अनुयायी थी। क्या थी दोस्तों? बौद्ध अनुयायी। याद रखिएगा। इसी वंश के समय में प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण हुआ था। और कौन कौन सा स्तूप है? अमरावती और नागार्जुन कोंडा। अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये दो जो प्रमुख स्तूप है इसी वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। तो चलिए अगले अगले वंश की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है हम लोग का वाकाटक वंश। अगला वंश कौन है दोस्त? वाकाटक वंश। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 300 से 500 एडी। 300 से 500 एडी। संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। और ये दक्षिण भारत के उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। 300 से लेकर जो 500 का टाइम पीरियड है, इस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन है? वाकाटक। याद रखिएगा दोस्त। और इसके संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। ये भी याद रखना है। ये पहले सातवाहन वंश के सामंत थे, लेकिन जैसे ही सातवाहन वंश खत्म होता है वैसे ही इन लोगों का उदय भी शुरू हो जाता है। याद रखिएगा दोस्त। तो इस वंश का अगर हम लोग प्रमुख राजा देखें तो कौन है? विंध्य शक्ति है, परवरसेन है, रुद्रसेन है। उसके बाद ये परवरसेन प्रथम है दोस्त। और ये क्या है? परवरसेन द्वितीय। याद रखिएगा। और ये क्या है? पृथ्वीसेन द्वितीय। अंतिम शासक कौन है इस वंश का? पृथ्वीसेन द्वितीय। बहुत सारे शासक हुए पर इसमें से कुछ प्रमुख शासकों का मैं यहाँ पे नाम लिखा हूँ दोस्तों। याद रखिएगा। जो परवरसेन प्रथम था, परवरसेन प्रथम, ये एकमात्र इस वंश का एक ऐसा शासक है जो किसका उपाधि लेता है? सम्राट का उपाधि लेता है और 4 अश्वमेध यज्ञ करता है। 4 अश्वमेध यज्ञ किया और सम्राट का उपाधि लेने वाला एकमात्र शासक कौन है? परवरसेन प्रथम।
परवरसेन प्रथम, याद रखिएगा। एक परवरसेन द्वितीय भी है। अब परवरसेन द्वितीय का जब मृत्यु प्रथम का जब मृत्यु होता है तो दो भाग में बढ़ जाता है, एक प्रधान शाखा और दूसरा है बासीय शाखा। एक प्रधान शाखा और दूसरा कौन सा शाखा है दोस्त? बासीय शाखा, याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे बात करें कि जो वाकाटक शास वंश है इसके बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण क्या क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो जो प्रधान शाखा के परवरसेन द्वितीय ने क्या किया? सेतु बंध का रचना किया था। किसका रचना किया था? सेतु बंध का। जो परवरसेन द्वितीय है इसी के दरबारी कवि कालिदास थे कुछ समय के लिए। उसके बाद कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि बन जाते हैं यहाँ से छोड़ने के बाद। लेकिन कुछ समय के लिए जो परवरसेन द्वितीय था इसके भी राजकवि के रूप में कौन काम किए थे? कालिदास। और इसी के राजकवि रहते हुए वो एक पुस्तक का रचना किए थे जिस पुस्तक का नाम क्या है? मेघदूत। जिस पुस्तक का नाम क्या है? मेघदूतम, याद रखिएगा दोस्त। क्या नाम है? मेघदूतम, याद रखिएगा। अब जो बासीय शाखा है वो परवरसेन जो द्वितीय है वो मराठी महाकवि क्या लिखता है? सेतुबंध। क्या लिखता है दोस्त? सेतुबंध। जो यहाँ पे सेतुबंध लिखे थे ये कौन सा महाकाव्य है? मराठी महाकाव्य, याद रखिएगा। परवरसेन के राजकीय कवि कालिदास ने कुछ दिन काम किया था यहाँ पे और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के पास चला गया था। तो इसके पास रहते हुए कौन सा पुस्तक का रचना किया, कौन सा काव्य का रचना किया? तो मेघदूत। और क्या याद रखना है दोस्त यहाँ? तो अजंता की गुफा का संख्या बहुत सारा है पर उसमें से जो 16 नंबर का अजंता का गुफा है, 17 नंबर का गुफा है और 19 नंबर का गुफा है उसको बनाने वाले कौन थे? हरिसेन। कौन थे दोस्त? हरिसेन, जो इसी वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। 16, 17 और 19वां नंबर का जो अजंता का गुफा है उसको हरिसेन और उसके मंत्रियों ने मिलकर बनवाया था। वाकाटक राजा जो रुद्रसेन द्वितीय था वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। तो ये जो विवाह था इस विवाह से हम लोग को ये भी पता चलता है कि वाकाटक और गुप्तास के बीच में या तो गुप्त साम्राज्य के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध था। इसका दोनों के संबंध का स्वर्णिम युग हम लोग किसको कहते हैं? जब रुद्रसेन का मृत्यु हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु होता है, तो जब उनका मृत्यु होता है तो उसके बाद उनकी जो पत्नी थी प्रभावती गुप्ता वही इसका शासन संभालती है। और ये जो शासन संभालती है तो इसके शासन के काल को हम लोग गुप्त और वाकाटकों के संबंध का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त और वाकाटकों के काल का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। तो यहाँ पे जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था वाकाटक, इक्ष्वाकु और चेदी वंश का, सबको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा। आप लोग देखे होंगे दोस्त कि इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर अब का जो क्वेश्चन है उसमें दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दक्षिण भारत का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त और अच्छे से सारे तथ्यों को पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न लगाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? तो दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे दोस्त? तो श्री शांतमूल। कौन थे दोस्तों? श्री शांतमूल, याद रखिएगा। ये कृष्ण और गुंटूर क्षेत्र में अपना साम्राज्य का स्थापना किए थे, याद रखिए। कृष्ण और गुंटूर क्षेत्र में अपना साम्राज्य का स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हाथी गुफा विलेख किस राजा से संबंधित है? तो खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश। किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश। ये कहाँ पे था? तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में था। कहाँ पे था दोस्तों? उड़ीसा वाले क्षेत्र पे, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश का स्थापना लगभग 250 ईस्वी में किसने की थी? देखिए फिर से अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। वाकाटक वंश का स्थापना लगभग 250 ईसा में कौन किया था? तो याद रखिएगा दोस्त, इसका नाम है विंध्य शक्ति। इसका नाम क्या है दोस्त? विंध्य शक्ति, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग के चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल था। कौन था दोस्त? खारवेल था, याद रखिएगा। ये वही खारवेल है जो पुष्यमित्र को भी हराया था और जिसका साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? हंथी गुफा विलेख में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 16, 17 का निर्माण किस वाकाटक राजा ने किया था? तो याद रखना है दोस्त, कौन किया था? हरिसेन। राजा कौन किया था? हरिसेन, याद रखिएगा। और इसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाकाटक काल की कला का स्वर्ण काल। वाकाटक जो साम्राज्य था उसके काल की हम लोग क्या बोलते हैं? इसको स्वर्ण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वर्ण काल, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है कि भगवान श्री राम का संबंध किस पौराणिक वंश से था? तो याद रखिएगा इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश से था? इक्ष्वाकु वंश से दोस्तों, ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश के किस राजा ने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ किया? तो कौन किया था दोस्त? याद कीजिए, परवरसेन प्रथम। तो याद रखिएगा कौन एकमात्र ये राजा था जो सम्राट की उपाधि लेता है और 4 अश्वमेध यज्ञ करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजा खारवेल मुख्य रूप से किस धर्म का अनुयायी था? राजा खारवेल मुख्य रूप से किस धर्म का अनुयायी था? तो याद
याद रखना है दोस्त, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म का मूर्ति ये लेके आया था मगध साम्राज्य के राजाओं से युद्ध करने के बाद। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाकाटक राजा रुद्र सेन द्वितीय का विवाह किस गुप्त राजकुमारी से हुआ था? तो याद रखिएगा कौन है वो? तो याद रखिएगा प्रभावती है। कौन है? प्रभावती। तो जब ये रुद्रसेन का देहांत हो जाता है उसके बाद उसको वो क्या करती है, मतलब उनके साम्राज्य को प्रभा देवी या प्रभावती गुप्ता ही संभालती हैं। इन्हीं के शासनकाल को हम लोग वाकाटक और गुप्ता काल के संबंध का स्वर्णिम काल मानते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी ध्यान में रखिएगा दोस्त, ये राजधानी इसका बहुत बार पूछा गया है, विजयपुरी। क्या नाम है दोस्त? विजयपुरी। इसी का दूसरा नाम क्या था? नागार्जुन कोंडा। इक्ष्वाकु वंश का ये राजधानी सबसे अधिक बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को क्या बोला जाता था दोस्त? श्री पर्वतीय। क्या कहा जाता था? श्री पर्वतीय कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास ने अपना कुछ समय किसके दरबार में बिताया था? तो याद रखिएगा दोस्त, किसके दरबार में बिताया था? वाकाटक वंश के दरबार में। इसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश की महिलाएं बौद्ध धर्म का महान संरक्षिका थी जबकि राजा हिंदू थे? तो कौन सा धर्म से थे दोस्तों? याद रखना है इक्ष्वाकु वंश। कौन सा धर्म से थे? कौन सा वंश से संबंधित थे जिनकी महिलाएं बौद्ध धर्म की संरक्षिका थी और राजा हिंदू धर्म से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश। ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो कलिंग का राजा खारवेल, कलिंग का राजा बोलिए या चेदी वंश का राजा बोलिए, खारवेल करवाया था। लगभग 1700 के आसपास गुफाओं का निर्माण करवाया था। किनके लिए? जैन मुनियों के लिए। तो इससे पता चलता है कि वो जैन धर्म को बहुत ज्यादा मानता था। वाकाटक वंश की मुख्य शाखा की राजधानी क्या थी? ये हम लोग का अगला प्रश्न दोस्त। वाकाटक वंश की मुख्य शाखा की राजधानी क्या थी? तो याद रखना है राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे ऐसा समझना है इसको, ये कौन था? नंदीवर्धन। कौन था दोस्त? नंदीवर्धन। वाकाटक वंश के मुख्य शाखा की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन। याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक श्री शांतमूल ने कौन सा यज्ञ किया था? तो याद रखना है अश्वमेध और वाजपेयी, ये दोनों यज्ञ किया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल में चेदी राज्य की राजधानी का क्या नाम था? महाजनपद काल में चेदी राज्य की राजधानी का नाम क्या था? सुक्तिमती या शक्तिमती। याद रखिएगा दोस्त, कहीं सुक्तिमती मिलता है लिखा हुआ, कहीं पर शक्तिमती लिखा हुआ मिलता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वाकाटक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वाकाटक वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था दोस्त? जब मैं आप लोगों को तथ्य बता रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंतिम शासक कौन है, जिसके बाद साम्राज्य कलचुरी और चालुक्यों द्वारा जीत लिया गया, तो वो है हरिसेन। देख लीजिए दोस्त, ये हरिसेन सबसे शक्तिशाली अंतिम शासक हैं, लेकिन इसके बाद भी एक आध दो शासक हुआ जिसको कलचुरी और चालुक्यों के द्वारा हरा दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पौराणिक राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र किस वंश से संबंधित हैं? पौराणिक राजा हरिश्चंद्र किस वंश से संबंधित हैं? तो इक्ष्वाकु वंश से। तो इन्हीं का वो कहानी, इन्हीं का एक मुहावरा है, जान जाए पर वचन न जाए, या तो प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो हम लोग पढ़े अभी, सत्येंद्र हरिश्चंद्र या सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये इन्हीं का वाक्य था, प्राण जाए पर वचन न जाए। याद रखना दोस्त, किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्ता ने अपने पति के मृत्यु के बाद कहां से शासन का संचालन किया? तो कहां से शासन का संचालन किया? नंदीवर्धन से। कहां से दोस्त? नंदीवर्धन से। याद रखिएगा, प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी, माफ कीजिएगा बहन। अगला जो है क्वेश्चन क्या है दोस्त? खारवेल ने मगध के किस राजा को हराकर जैन तीर्थंकर की मूर्ति को प्राप्त की थी? तो एक बृहस्पति मित्र है। कौन है दोस्त? बृहस्पति मित्र। और ये किसको हरवाया था? पुष्यमित्र को भी हरवाया था दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाकाटक के शासकों या तो वाकाटक शासकों के समय राजकाज और साहित्य की मुख्य भाषा क्या थी? वाकाटक के शासकों के समय साहित्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो याद रखना है संस्कृत। क्या थी दोस्तों? संस्कृत, क्योंकि ये ब्राह्मण वंश ही चल रहा है अभी भी। कौन सा साम्राज्य पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मण में मुख्य रूप से कौन सा भाषा बोला जाता है? संस्कृत। तो याद रखिएगा, इनका साहित्य का मुख्य भाषा क्या था? संस्कृत। भगवान बुद्ध का जन्म किस शाखा में हुआ था जिसे इक्ष्वाकु वंश का ही हिस्सा माना जाता है? तो किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में। इसीलिए भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शाक्य वंश से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास में किन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है? इतिहास में किन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है? तो याद रखिएगा, इक्ष्वाकुओं को। किनको कहा गया है? इक्ष्वाकुओं को, याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग सातवाहन वंश था, उसको भी आंध्र भृत्य कहा गया है, और आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है, ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वाकाटक वंश के पतन के बाद उस क्षेत्र पर किस प्रमुख शक्ति का उदय हुआ? वाकाटक वंश के पतन के बाद उस क्षेत्र पर किस प्रमुख शक्ति का उदय हुआ? ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका याद रखिएगा, बदामी का चालुक्य वंश। किसका उदय हुआ? बदामी का चालुक्य वंश, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? हंती गुफा अभिलेख में किस लिपि व भाषा का उत्कीर्ण है?
किस लिपि और भाषा में उत्कीर्ण है? तो ध्यान में रखिएगा, यह है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा याद रखिएगा दोस्तों। किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा। याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकु काल में प्रसिद्ध अमरावती स्तूप का विस्तार किस नदी के तट पे है? तो याद रखना है कृष्ण नदी के तट पे। किस नदी के तट पे है? कृष्ण नदी के तट पे। याद रखना है दोस्तों। अमरावती और नागार्जुन कोंडा, अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये दोनों किस नदी किनारे है? कृष्ण नदी के किनारे। याद रखना है दोस्तों। सातवाहनों के सामंत के रूप में किन्होंने कृष्ण गंगटूर के क्षेत्र में कार्य किया? तो याद रखना है कौन सा था वो दोस्त? तो ये थे इक्ष्वाकु। बाद में जब इनका अंत हो जाता है किसका? सातवाहनों का, इसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। याद में रखना है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल ने जैन अनुयायियों के विश्राम के लिए पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो पहाड़ियों पे विश्राम के लिए कितनी गुफा का निर्माण कराया था? 117। कितना दोस्त? 117 माफ कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को पहले 1700 बता दिया हूं तो उसको सुधार के 117 कर लीजिएगा दोस्त। कितना गुफा का निर्माण करवाया था? 117। अगला प्रश्न है, वाकाटक काल में विकसित वैदर्भी शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? वाकाटक काल में वैदर्भी शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो काव्य और साहित्य। काव्य और साहित्य के क्षेत्र से किसका संबंध है? वैदर्भी शैली का। याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण की वंशावली के अनुसार इक्ष्वाकु वंश का प्रथम राजा कौन था? तो इसका प्रथम राजा कौन था दोस्त? याद रखिएगा, राजा इक्ष्वाकु ही थे। राजा इक्ष्वाकु ही थे। और इसके यहाँ पे जितना भी नाम दिया गया है सब वंशज है, चाहे भगीरथ हो, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे राजा दिलीप हो, चाहे राजा राम हो, चाहे राजा सागर हो, ये सभी किसके वंशज हैं? इक्ष्वाकु के। किसके वंशज हैं? इक्ष्वाकु के। तो इक्ष्वाकु जो राजा हुआ वही इक्ष्वाकु वंश का क्या किया? स्थापना किया दोस्त। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाकाटक राजा परवर सिंह द्वितीय ने प्राकृत भाषा में किस ग्रंथ की रचना की? तो याद रखना है कौन सा किया था? ये सेतुबंध। किस भाषा में किया था? प्राकृत भाषा में, जिसका नाम क्या है? सेतुबंध, जिसको मराठी महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खारवेल ने कलिंग में एक नहर का विस्तार करवाया जिसका निर्माण किस पूर्व राजा ने करवाया था? मतलब पहले से ये नली बना हुआ था लेकिन इसका ये क्या करवाया? विस्तार। तो उसको कौन बनवाया था? याद रखना है महापद्मानंद, जो नंद वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हटा के वहां का राजा बनता है और मौर्य वंश का स्थापना करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? वाकाटक शासक परवर सेन प्रथम, वाकाटक शासक परवर सेन प्रथम धार्मिक निष्ठा का कारण कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखना है दोस्त, कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये जो उपाधि है, ये उपाधि है हम लोग का धर्म महाराज। कौन सा था उपाधि दोस्त? धर्म महाराज। मैं थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा था और ध्यान में रखिएगा दोस्त, ये कौन सा उपाधि है? तो धर्म महाराज। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कौन सा हम लोग का? इक्ष्वाकु वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सूर्यवंशम या तो सूर्यवंशी। क्या नाम से जानते हैं? सूर्यवंशी या सूर्यवंशम। सूर्यवंशम मूवी से याद रखिएगा कि इक्ष्वाकु वंश को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यवंश। अगला है, इक्ष्वाकु राजा श्री शांतनुल को किस सैन्य उपाधि से भी जाना जाता है? तो इनका सैन्य उपाधि है महातलवर। क्या है दोस्त? महातलवर। क्या है? महातलवर। याद रखना है। अगला प्रश्न है, कलिंग के चेदी वंश के पतन के बाद वहां किस स्थानीय राजवंश का उदय हुआ? तो याद रखना है दोस्त, कौन सा राजवंश का उदय हुआ? तो माठर। कौन सा राजवंश का उदय हुआ? माठर राजवंश का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाकाटक साम्राज्य का वत्सगुल्म शाखा, वाकाटक साम्राज्य का वत्सगुल्म शाखा की स्थापना किसने की? तो याद रखना है सर्वसेन। कौन किया था दोस्त? सर्वसेन। कौन किया था? सर्वसेन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कालिदास का मेघदूतम, कालिदास का मेघदूतम में वर्णित रामगिरी का पहचान वर्तमान में किस स्थान से की जाती है? तो याद रखिएगा दोस्त, किस जगह से की जाती है? तो वो है त्रिकुट। वो कौन सा है दोस्त? त्रिकुट। याद रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गलत दोनों एक जैसा लग रहा था। चित्रकूट ये रामटेक है दोस्त। कौन सा है? रामटेक। महाराष्ट्र में जो मेघदूत में स्थित रामगिरी है उसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं? रामटेक, जो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकु राजा वीर पुरुषदत्त ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश के राजा से किया था? तो याद रखना है चतुसतकर्णी। कौन सा वंश का राजा से किया था? चतुसतकर्णी। अगला प्रश्न है दोस्त, अधिकांश वाकाटक शासक किस देवता के पूजक थे? अधिकांश वाकाटक शासक किस देवता के पूजक थे? तो भगवान शिव का। किसका? भगवान शिव का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हंती गुफा अभिलेख में राजा खारवेल के शासन को कितने वर्षों का घटनाक्रम मिलता है? तो 13 वर्ष का। कितने वर्षों का घटनाक्रम मिलता है दोस्त? 13 वर्ष का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इक्ष्वाकु काल की मूर्ति कला में किस पत्थर की प्रमुखता से प्रयोग किया गया है? तो सफेद चूना पत्थर। किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? सफेद चूना पत्थर। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वाकाटक प्रशासन में अग्रहार किसे कहा जाता है? वाकाटक प्रशासन में अग्रहार किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। ये बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया, बहुत बार के एग्जामों में पूछा गया दोस्त। याद रखिएगा कि अग्रहार क्या चीज है? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को हम लोग अग्रहार कहते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन कलिंग क्षेत्र वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो प्राचीन कलिंग क्षेत्र वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। किसमें स्थित है दोस्त? उड़ीसा। इसी
वंश से संबंधित है, यानी कि कलिंग से ही संबंधित है। कलिंग में कौन सा वंश था? चेदी वंश, इसी से संबंधित है राजा खारवेल। याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वाकाटक की राजधानी नंदीवर्धन वर्तमान में किस शहर को कहा जाता है? ये तो किस शहर के पास स्थित है? तो याद रखना है नागपुर। क्या याद रखना है दोस्त? नागपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा, इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा कौन था? तो याद रखना है रुद्रप्ररुषदत्त। रुद्रप्ररुषदत्त कौन है दोस्त? रुद्रप्ररुषदत्त। हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्त, प्रभावती गुप्ता किस प्रसिद्ध पुणे, प्रभावती गुप्ता किस प्रसिद्ध पुणे ताम्रपत्र में उनका पिता को कहा गया है? प्रभावती गुप्ता के प्रसिद्ध पुणे ताम्रपत्र में उनके पिता को क्या कहा गया है? तो राजा भिक्षु, क्या, माफ कीजिएगा दोस्त, क्या कहा गया है? महाराजा धीराज चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या कहा गया है? महाराजा धीराज चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्त। ये क्या है कि जैन ग्रंथों और हाथी गुफा अभिलेख में राजा खारवेल को किस विशिष्ट उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो भिक्षु राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? भिक्षु राजा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। ये अपना आध्यात्मिक जीवन जीने के चलते जो एकदम नॉर्मल जो संत के जैसा रहा करते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? भिक्षु राजा दोस्त। याद रखिएगा। तो ये आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न था। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे से जुड़े रहिए, कुछ कुछ नया नया सीखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।